हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड एंड आपकी ये तैयारी नवंबर 2020 की पेपर 6 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्विकली ज्वाइन इन टू द सेशन। आज हमें कुछ खास करना है। आज हमारा क्रैश कोर्स अंतिम पड़ाव पे है एंड आज हमारे क्रैश कोर्स का यूट्यूब पे ये लास्ट सेशन है जहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं आपका बैंक ऑडिट। सो चलिए क्विकली ज्वाइन इन। मैं हूँ खुशबू संघवी आपके साथ एंड आपका बैंक ऑडिट आज कंप्लीट कराना है एंड आगे की जर्नी भी डिस्कस करनी है कि दिवाली के टाइम पे क्या प्लान रहेगा मैम, कैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए आ जाइए बच्चों, आ जाइए। यस, कौन कौन आ चुका है क्लास में? लेट अस फाइंड आउट। यस, वेरी गुड इवनिंग लावी। हाँ जी, आते जाइए। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड आपके कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना ना भूले। बेसिकली हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार होता है। आपके कमेंट्स आर द वन हु रियली विच रियली मेक्स अस स्ट्राइव हार्ड फॉर यू एंड टू एड ऑन योर बेनिफिट्स। ठीक है, चलिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए बोलो श्री अम्बे मात की जय। इस सेशन में हमें बैंक ऑडिट कंप्लीट करना है। दिस इज अ mere gentle reminder for every one of you कि हमारे क्रैश कोर्स की पूरी ही जर्नी आज कंप्लीट हो जाने वाली है। जैसे कि हमारा बैंक ऑडिट वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। आई विल टेक यू डायरेक्टली टू द इंडेक्स ऑफ द क्रैश कोर्स। यस, यहाँ पे आपका बैंक ऑडिट भी कंप्लीट हो चुका होगा इस सेशन के बाद। बेसिकली आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस क्लास की टेस्ट भी देख ली होगी, लाइव वर्चुअल टेस्ट। वो टेस्ट भी आप सभी लोगों ने अटेंड अपियर की होगी। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स, अब जबकि हमारा क्रैश कोर्स यूट्यूब पे खत्म हो रहा है, सो व्हाट नेक्स्ट मैम? हमारी तैयारी कैसे चलेगी? शाम 8 बजे जब तक मैं आप लोगों से मिल ना लूं, हमारा दिन कैसे कंप्लीट होगा? यस, आई हैव मेड अ फुल प्रूफ प्लान विद रिगार्ड्स टू दैट। फ्रॉम टुमारो, कल से 8 बजे होने वाला है महासंग्राम का एपिसोड शुरू। यस, सो ये महासंग्राम के एपिसोड शुरू होने वाले हैं बच्चों कल से सेम टाइम 8 PM एंड महासंग्राम में हम करने वाले हैं योर MCQ प्रिपरेशन मिंटी क्विज के साथ। तो आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा टू रीड द क्वेश्चन, टू रेप्लिकेट योर आंसर, टू मार्क इट विद इन द टाइम फ्रेम के हिसाब से जिसने भी आंसर दिए हैं उन सभी को एडिशनल मार्क्स वगैरह मिलने वाले हैं। so on and so forth, like many lucrative things added to this. so इस चीज का मैंने पूरा ख्याल रखा है। आज है मंडे, आज हमारा क्रैश कोर्स खत्म हो रहा है। ट्यूसडे मतलब कल से आपका महासंग्राम सेशन शुरू हो रहा है। सो ये महासंग्राम में आप मुझसे जुड़ना ना भूले। ये महासंग्राम में होने वाला है मिंटी क्विज। ठीक है, यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जो नए स्टूडेंट्स भी ज्वाइन होते जा रहे हैं, ज्वाइन इन, वीडियो को लाइक करते जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। यस, post a message in your WhatsApp groups, post the message in the Telegram group that yes, we are live and we'll start the session. Yes, 29 dedicated lectures on crash course. You are a new student. Yes, I got to know by the name Yejju. हाँ, अब ये सारे ही लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। स्पेशल क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
सो इससे आपका सारा का सारा पोर्शन मेरे साथ कंप्लीट हो जाएगा 2 बार, मेन कोर्स में भी एंड ये क्रैश कोर्स में भी। कल से स्टार्ट हो रही है महासंग्राम की सीरीज, तो महासंग्राम में भी आपको मेरे साथ बने रहना है। Every question which the ICAI has given will be solved up on YouTube channel for free, that is complimentary। ये कुछ हमारे तरफ से है जो हम हर बार हर स्टूडेंट्स को इतना सपोर्ट करना चाहते हैं, वेर इन यू डोंट फील दैट मैम हम किसके साथ पढ़े, मैम वी आर रनिंग लाइक नो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ये कभी आपको महसूस नहीं होने देंगे, बिकॉज वी आर एंड वी विल बी स्टैंडिंग बाय यू, बिकॉज let's crack it together। Yes, as well as my dear friends, there is one more addition to this। जो भी प्लस बैचेस हमने लॉन्च किए हैं, ये सारे प्लस बैचेस जो मेरे नवंबर 20 अ डेडिकेटेड प्लान, अ डेडिकेटेड पाथ ऑफ स्टडीज विथ प्लान्ड टेस्ट सीरीज, क्लियर कट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस, पोस्टिंग इट टुगेदर। देयर इज नो फीलिंग के आप वर्चुअल पढ़ रहे हो, इट इज अ क्लासरूम फील। वो क्लासरूम फील के लिए आप हमारे प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने लॉन्च कर लिए हैं फॉर नवंबर 2020 एंड मे 21 के लिए वेरी सून इट इज अपकमिंग। आप अप्लाई कर सकते हो मेरा कोड, बिकॉज बाय दिस यू विल डायरेक्टली फेच 10% ऑफ एंड दिस इज समथिंग विच इज आवर वे ऑफ गिविंग यू। Do apply this code and make us feel that yes, we actually are important for your journey। आपके जर्नी में हमें साथीदार बनाइए, मुझे साथीदार बनाइए by using this code ऑडिट साथ, क्योंकि यही है जो लगाएगी सीए की जर्नी की नई आवाज। Yes, चल, without any further delay, now let's jump to बैंक ऑडिट। Yes, चल, सो इन द प्रीवियस क्लास, बेसिकली इन द प्रीवियस क्लास हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, एडवांसेस तक कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द रिमेनिंग पार्ट, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन। देखो मैंने लास्ट टाइम भी मार्क करके रखा था कि मंडे को 8 बजे से वी विल बी टेकिंग दिस अप एंड वी विल बी लाइक easily we'll be going through this concept। so चलो, आर वी रेडी? जितने भी जन क्लास में आ चुके हैं, हाँ जी बच्चों, आर वी रेडी? एग्जाम्स आर क्वाइट नियर, आई अंडरस्टैंड। चलो, तो बैंक ऑडिट के केस में बच्चों, बैंक ऑडिट के केस में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बैंक ऑडिट, उनका इंट्रोडक्शन, इनके अकाउंटिंग स्ट्रक्चर, इनका ऑडिटिंग स्ट्रक्चर, इनके एक्ट्स जो इन पे एप्लीकेबल है, एनपीए, इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ये सारा ही कर रखा है। अब हमें करना है ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन। सो व्हाट इज ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन? अंडरस्टैंड, ये भी हमारा हो चुका है प्रीवियस क्लास में। दिस वाज आल्सो डन बाय मी। ये देखिए, ये सारा ही मेरा पढ़ा करके हो चुका है। एनपीए प्रोविजंस, अब दिस, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जहाँ भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि एनपीए है, तो एनपीए का जो इनकम रिकॉग्निशन होता है दैट इज ऑन कैश बेसिस एंड नॉट ऑन अप्रूवल बेसिस। बट वी हैड फ्यू एक्सेप्शंस कि अगर द लोन इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, इफ एट ऑल इट इज अ गवर्नमेंट लोन, if at all the loan is on behalf of, like loan is with the security of KVPs, IVPs, NSCs, etc. The loan is given to the staff। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप एनपीए का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? तो उसके एक्सेप्शंस पढ़ लिए थे यहाँ, ये देखिए यहाँ कंसोर्टियम में से 5 पॉइंट पढ़ लेंगे, लोन टू स्टाफ, ऐसे 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट एग्जाम क्वेश्चन वो कहता है कि अगर अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और फ्रॉड कमिटेड बाय द बोरोवर, मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल, आई हैव केप्ट दिस पेन इज कॉस्टिंग मी अराउंड 10 लाख रुपीज, ये 10 लाख रुपए का असेट है। मैंने ये
कोलैटरल रख करके, ये आपके लिए गिरवी रख करके मैंने आपके पास से कोई लोन उठाया है। अब मैंने जो लोन उठाया है ना, उसके बाद जब भी आपने इस पेन की वैल्यू, फेयर वैल्यू इवैल्यूएट करने की कोशिश की ना, इसकी वैल्यू गिर गई, दैट इज नोन एज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ कोलैटरल। मतलब जो भी असेट कोलैटरल के नाम पे बोरोवर ने बैंक के पास जमा रखा है ना, उसकी वैल्यू गिर गई है। अगर उसकी वैल्यू गिर गई है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझा है? पक्का? श्योर? यस। सो व्हाट इट इज, समझो। सबसे पहला पॉइंट कहता है द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इरोडेड एंड इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू assessed by the bank or accepted by RBI। लेस देन 50%, जो फेयर वैल्यू है ना, 50% से भी ज्यादा गिर गई है, लेस देन 50% हो चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे? Such NPAs may be straight away classified as doubtful and provisioning will be made accordingly। What is provisioning will be made accordingly? Guys, do you all remember doubtful के case में we had 3 categories, D1, D2, D3। तो वो कहता है if at all the value of collateral is reduced and it is less than 50% of the value accepted by RBI, then such borrowing, such advances will be directly classified as doubtful and the provisioning will be made accordingly। So उसको doubtful directly declare कर लेंगे, भले उनका पैसा इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है नहीं मिल रहा है, that things are apart, but हम लोग उसको directly NPA consider करेंगे। Point number 2, यहाँ पे this was point number 1। Point number 2 कहता है realizable value of securities is less than 10% of outstanding in the borrow account। जो asset की value है ना, that is less than 10%। If the value of asset is less than 10%, तो फिर उसको डायरेक्टली लॉस असेट कंसिडर करके 100% का प्रोविजन कर दो। Existence of such security should be ignored। Absolutely ना, जिसकी वैल्यू 10% से भी गिर गई है, पहले ये 10 लाख रुपए की पेन थी, अभी 1 लाख से भी कम में मिल रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये है नहीं है, सब एक जैसा है। So that is the next point। वो कहता है existence of security will be ignored, है नहीं है, सब एक जैसा, and such asset should be classified as loss and fully written off। What is fully written off? 100% provision। समझा है? श्योर? Okay, so that was where the value of security has reduced by 50% or is reduced, it is less than 10%। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर 50% से नीचे आ गया तो उसको डाउटफुल डिक्लेयर करके अकॉर्डिंगली प्रोविजन बुक कीजिए। 10% से ही कम आ गया है तो एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोलैटरल विल नॉट बी काउंटेड, इट विल बी इग्नोर्ड and the asset, the borrowing will be considered as loss asset, 100% provision will be booked। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग पार्ट कैलकुलेशन। ये है जिसके लिए हर बच्चा डरता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, ना कोई मतलब देयर इज नो डिफिकल्ट पॉइंट्स इन दिस, इट इज वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड ड्रॉइंग पार्ट कैलकुलेशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यस, नीलम, येजू, लावी, all accounts should be all the time kept within the drawing par and the sanction limit। Say for example, you have a current account, you have CCOD account,
तो whenever the amount of that account is considered, the amount of that account should be always below the drawing par या फिर should always be within the sanctioning limit. Never your account should be overdrawn. ठीक है? Okay. If the account is exceeding the sanction limit, आपको sanction था 10 लाख रुपए का लोन उठा सकते हो आपने उठा लिया है 15 लाख रुपए का लोन, this is exceeding the limit. It should be brought into the notice of the management. हम लोग मैनेजमेंट को बताएंगे नीलम का अकाउंट तो यार 15 क्रॉस कर गया है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, द बैंक शुड इंश्योर दैट द ड्राइंग इन द वर्किंग कैपिटल अकाउंट आर कवर्ड बाय करंट असेट्स. क्योंकि ड्राइंग पार कैलकुलेशन है, मैं आपको बोलती हूँ, ड्राइंग पार कैलकुलेशन इज ऑन द वर्किंग साइकिल. ये जो ड्राइंग पार है ना, इज बेस्ड ऑन योर वर्किंग साइकिल ऑफ द बिजनेस, एंड वर्किंग साइकिल इज नथिंग बट करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी. क्योंकि यही है जो इमीडिएटली लिक्विड में टर्न आउट होगा कि बिजनेस को पैसा देने वाला. ठीक है. सो द बैंक शुड इंश्योर दैट द ड्राइंग्स इन द वर्किंग कैपिटल आर कवर्ड बाय करंट असेट्स. ड्राइंग पार इज रिक्वायर्ड टू बी अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक. इसी के लिए स्टॉक ऑडिट करवाते हैं. भूषण, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग. ठीक है. सो स्टॉक ऑडिट एंड द स्टेटमेंट्स शुड नॉट बी older देन 3 months. रीसेंट स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका ड्राइंग पार हर बार कैलकुलेट होना चाहिए. अगर 3 महीने से ज्यादा है पुराना तो हम लोग बोलेंगे बॉस ये तो इरेगुलर है, ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, द स्टॉक स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द बैंक. बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी के साथ साथ आपके स्टॉक स्टेटमेंट देने चाहिए. सी फॉर एग्जाम्पल भूषण का बिजनेस है, ये है हमारा भूषण. ठीक है, ये हमारा भूषण. भूषण को हर 3 महीने में अपने स्टॉक स्टेटमेंट्स भिजवाने होते हैं बैंक में, एनुअल रिटर्न भिजवाने होते हैं बैंक में. बैंक उसको स्क्रूटिनाइज करेगा, स्टॉक स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करेगा. उसके बिहाफ पे भूषण की जो बोरोविंग कैपेसिटी है, जो ड्रॉविंग पार है, वो कितना पैसा ड्रॉ कर सकता है बैंक में से, दैट विल बी जस्टिफाइड. ठीक है. द बोरोवर शुड सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द बैंक and should scrutinize such report, ascertain the reasons for evaluation. Bank what bank will do? Bank will scrutinize such report and फिर उसके बाद finally they will prepare a drawing par calculation. See, देखो finally ये होने के बाद drawing par is calculated as per the board of directors, as per the guidelines issued by BOD. बैंक के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, ये बैंक के मैनेजमेंट के लोग यहाँ पे भूषण के लिए कितना अमाउंट ड्रॉ करने के लिए रख सकते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे. तो 5 पॉइंट सिखा है बच्चों. क्या क्या पॉइंट है स्टार्टिंग से? पॉइंट नंबर 1, नो अकाउंट शुड बी ओवर एंड अबाउट द लिमिट, द सैंक्शन लिमिट, एंड नेवर इट शुड क्रॉस द ड्रॉइंग पार्ट. पॉइंट नंबर 1. फिर पॉइंट नंबर 2, बैंक शुड इंश्योर दैट द वर्किंग कैपिटल अकाउंट आर कवर्ड बाय करंट असेट. सीए और सीएल में से सीए करंट असेट शुड बी मोर. पॉइंट नंबर 3, stock statements should be submitted. Basically stock statement कितने महीनों का? The latest 3 months. Point number 4, the borrower should also submit the audited financial statements, audited annual reports to the bank. The bank will scrutinize it and will evaluate if at all there is any reason for deviation. And point number 5. Point number 5 कहता है, then the drawing par is calculated for each borrower on the basis of the guidelines issued by board of the bank. Point number 5 कहता है drawing par is calculated as per guidelines issued by board of the bank. ठीक है. इसके बाद yes, very good evening Sakshi. Next, the bank funded exposure of more than 5 CR to K Limited company. 1 मिनट रुको, होल्ड करो, क्या बात कर रहा है ये 5 करोड़ क्या है समझो. Lead bank will conduct stock audit and shall give the report to the branches. This report will be reviewed during the course of audit. Special focus will be given to the stock audit. बैंक ने अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा, कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बात आने वाली है यहाँ पे, या 5 करोड़ से ज्यादा अगर किसी को फंडिंग दे करके रखा है तो हम लोग यहाँ पे लीड बैंक को बोलेंगे कि बॉस, मतलब जो मेन ब्रांच है जिन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा फंडिंग दे करके रखा है कोई कंपनी को,
हम लोग उस बैंक को बोलेंगे कि बॉस किस बुनियाद पे दिया इतना, अगर आपने पैसा दिया है क्या आपने के लिमिटेड का स्टॉक ऑडिट करवाया, एंड जब भी आपने 5 करोड़ के ज्यादा का फंडिंग दे करके रखा है, जो भी आपने रिपोर्ट इकट्ठा किया है वो रिपोर्ट आपके सारे ब्रांचेस को भी दे दीजिए. नाउ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल बी फोकसिंग मोर ऑन द स्टॉक ऑडिट स्टेटमेंट्स. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चन. ठीक है, ये एक्सपोजर ऑफ मोर देन 5 CR, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन दिस, एक्सपोजर ऑफ मोर देन 5 CR. अगर एक्सपोजर ऑफ मोर देन 5 CR है तो लीड बैंक विल कंडक्ट स्टॉक ऑडिट, विल गिव दिस रिपोर्ट टू ब्रांच, वो लोग रिव्यू करेंगे एंड इनका मेन फोकस रहेगा ऑन द परफॉर्मेंस. समझ में आता है? पक्का? सो अब मुझे बताओ बच्चों, सच्ची में ड्राइंग पावर डिफिकल्ट है क्या? इतना तो इजी है, 6 पॉइंट्स हो गए और बस एक पॉइंट एंड यूर थ्रू. बस एक पॉइंट मैं समझा देती हूँ, फिर से इसको रिकैप कर लेंगे. ठीक है, यस रवि, वेरी गुड इवनिंग. हाँ, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर बैंक ने वर्किंग कैपिटल एडवांस दे दिया है टू एनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो उनको केयरफुली ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस का वर्किंग कैपिटल डिजाइन करना है. कोई भी मोबिलाइजेशन एडवांस पहले से दे करके रखा है तो उसको रिड्यूस करना है फ्रॉम द ड्रॉइंग पार्ट. बस लास्ट के 2 पॉइंट क्या कहता है, सबसे सेकंड लास्ट पॉइंट कहता है बैंक ने अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपोजर, 5 करोड़ से भी ज्यादा का फंडिंग अगर किसी कंपनी को दिया है तो लीड बैंक शुड कंडक्ट स्टॉक ऑडिट. लास्ट वाला पॉइंट कहता है अगर बैंक ने कितना, मतलब अगर बैंक ने कोई भी फंडिंग दिया है टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट केयरफुल रहना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस इटसेल्फ इज अ वेरी वोलेटाइल एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट एज अ बिजनेस. पैसे लगा देते, कई बार बिजनेस उठता भी नहीं. ठीक है, so they should be very careful, and if at all the bank has provided any mobilization advances prior, so while calculating drawing power you should reduce this mobilization advance. खत्म हो गया, खत्म हो गया तुम्हारा ड्राइंग पार्ट. Was it difficult? बच्चे लोग बहुत डरते हैं इससे कि मैम ड्राइंग पार्ट हो गया, ड्राइंग, कुछ नहीं है इसमें. ओके बेटा, ठीक है. चलो, क्या बोला ड्राइंग बार में? पॉइंट नंबर 1, अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन द ड्राइंग बार एंड सैंक्शन लिमिट. पॉइंट नंबर 2, स्टॉक के बेसिस पे, स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे ड्राइंग बार कैलकुलेट किया जाएगा और स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने पुराने नहीं होने चाहिए, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स. स्टॉक स्टेटमेंट फाइल करेगा कौन? भूषण, बोरोवर. बोरोवर अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स भी फाइल करेगा एंड बैंक उसे रिव्यू करेगा. उसके बेसिस पे पॉइंट नंबर 5 में हम ड्राइंग पार कैलकुलेट करेंगे एज पर द गाइडलाइंस. फिर पॉइंट नंबर 6, अगर बैंक ने एक्सपोजर मोर देन 5 करोड़ दिया है तो लीड बैंक स्टॉक ऑडिट करवाएगा, ब्रांच को रिपोर्ट देगा, ब्रांच इसको रिव्यू करेगा, स्पेशल फोकस रखेगा ऑन स्टॉक ऑडिट के कमेंट्स. पॉइंट नंबर 7, इफ एट ऑल the bank has given advance the working capital to the construction company, you should be very careful while calculating this drawing part. And secondly, if at all any mobilization advance is already given to the construction company, that should be reduced from the limit. Should be reduced. Done. Pakka? कोई doubt? कोई query? ओके ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़े. यस, नेक्स्ट, this is again something which is a very prominent question every time, almost every time this is asked in the paper. क्या है ये ऑडिट ऑफ एडवांसेस? जो भी बैंक एडवांस देती है तो क्या चीज को ऑडिट करना है? इसमें 3 भागों में मैंने डिवाइड करके रखा है. सबसे पहले
ऑडिटर शुड ऑब्टेन SAAE रिगार्डिंग, मतलब किस चीज के बारे में सबूत इकट्ठा करना है। पॉइंट नंबर 2, कैसे इकट्ठा करेंगे। SAAE आर ऑब्टेन्ड बाय, तो सबसे पहले किस चीज के बारे में सबूत चाहिए, उसके बाद किस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में सबूत चाहिए वो कैसे इकट्ठा करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कहता है इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस को कैसे चेक करना। तो सबसे पहले अगर आप एडवांसेस को चेक कर रहे हो तो क्या आप किस चीज के बारे में सबूत इकट्ठा करोगे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, ड्यू कितना है, लोन डॉक्यूमेंट चेक कर लो। अनरिकॉर्डेड एडवांसेस तो कुछ नहीं है ना, अनरिकॉर्डेड एडवांसेस में आपको नीरव मोदी का फ्रॉड मिलेगा, जहाँ पे बैंक ने एडवांसेस फैसिलिटेट कर दिए थे बट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया था। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन, प्रोविजन अप्रोप्रिएट RBI नॉर्म्स के हिसाब से प्रोविजनिंग किया है कि नहीं किया है, तो ये सब कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से प्रोविजनिंग किया है कि नहीं किया, इन सब के बारे में आपको सबूत इकट्ठा करना है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, ऑडिटर शुड ऑब्टेन SAAE रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, द लोन डॉक्यूमेंट, द external collaterals, no unrecorded advances are being there, बैंक ने जो भी रिकॉर्डिंग किया है वो अप्रोप्रिएट किया है, जो भी प्रोविजनिंग किया है दे आर एज पर RBI नॉर्म्स और नॉट। ठीक है, इसके बाद अभी इसके लिए आपको सबूत चाहिए, अब कैसे इकट्ठा करेंगे, एग्जामिनेशन करके, वैलिडिटी ऑफ अमाउंट, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू द ऑपरेशन, एग्जिस्टेंस, ये देख लीजिए कि क्या इनके पास इंटरनल कंट्रोल है नहीं है, वेरीफाई द सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी इन्होंने दिया है वो प्रॉपर है या नहीं है, कैरी आउट अप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर्स, आप जो भी प्रोविजन किया है उसका कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो ये सारे मेथड्स हैं, बेसिकली दीज आर मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग SAAE। ठीक है, the last and the most important point with regards to advances is evaluating internal control। अभी internal control कैसे evaluate करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बैंक कोई भी अरे गहरे लट्टू खैरे को लोन तो नहीं दे रहा ना, मतलब बैंक इज गिविंग लोन आफ्टर चेकिंग क्रेडिट वर्दीनेस, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल। सेकंड, ये जो बैंक कभी भी लोन देता है वो अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन तो कर रहा है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी लोन अग्रीमेंट्स है, लोन डॉक्यूमेंट्स है, ITR है, वो प्रॉपर ले तो रहा है ना। नेक्स्ट, जो भी कोलैटरल्स के अगेंस्ट में लोन दिया जा रहा है वो अप्रोप्रिएट मार्जिन के तो है ना, ये इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। नो एडवांसेस, नो लोन इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट इट्स ओन सिक्योरिटी। समझो हुआ क्या, टुडे येजू केम टू मी एंड येजू सेड कि मैम आई वांट लोन, आई वाज लाइक ओके, मेरी कंपनी है के लिमिटेड, बेसिकली मेरा बैंक है के लिमिटेड, के बैंक, ठीक है, इस बैंक से येजू को लोन चाहिए, ठीक है, इनको लोन चाहिए। येजू ने मुझे क्या बोला कि मैम आई हैव योर कंपनीज शेयर विच आई परचेज फ्रॉम स्टॉक मार्केट, वो शेयर है मेरे पास इन्वेस्टमेंट के नाम पे, आप एक काम कीजिए, यू टेक दिस इन्वेस्टमेंट एंड यू गिव मी लोन। यहाँ पे ये जो मुझे शेयर्स दे रहा है एज कोलैटरल एंड मुझसे मांग रहा है लोन, मुझे ये बताओ क्या मैं मेरी ही कंपनी के शेयर्स अपने पास रख करके येजू को पैसे दूं, यहाँ पे तो दोनों तरफ से लॉस मेरा ही है यार। अगर येजू फेल्स टू गिव मी फंड्स तो मेरे ही शेयर मेरे पास आ जाएंगे एंड आई कैन नॉट कीप माई ओन शेयर्स, and I cannot keep my own shares. So because of that, the point is given as no advances should be provided against its own share. ठीक है, नेक्स्ट, रजिस्टर चेक कर लीजिए, गुड्स इन पोजेशन, जो भी कोलैटरल है पोजेशन में वो चेक कर लीजिए, ड्रॉइंग पावर रजिस्टर देख लीजिए, एवरी मंथ ड्रॉइंग पावर रजिस्टर मेंटेन अपडेट हुआ है कि नहीं वो चेक कर लीजिए एवरी मंथ, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि 3 महीने के अंदर अंदर का ही स्टॉक का डेटा लिया जाना चाहिए। So every month there will be a new drawing power which will be calculated for you. So ये drawing power register check कर लीजिए, operation of each advance account at least once in a year ये check कर लीजिए। So what is this? These are the internal controls. These are the internal controls. समझा है? Yes.
कार्तिक, यस, वेरी गुड इवनिंग। सो बच्चों एडवांसेस के लिए पॉइंट्स सब सारे क्लियर हैं? यस। सो ऑडिटर को ऐसे ही ऑब्टेन करना है, कैसे ऑब्टेन करना है, और आईसी इंटरनल करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने सार में भी, मेरी बुक में भी लिख करके रखा है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू आल्सो मार्क इट। यस, just a minute, I have one रिवर्सल ऑफ इनकम। या रिवर्सल ऑफ इनकम का पॉइंट मैं डायरेक्टली यहीं से लेना चाहती हूँ बच्चों। देखो क्या है, व्हाट इज रिवर्सल ऑफ इनकम? रिवर्सल ऑफ इनकम कहता है कि अगर बैंक ने एक बार कोई इनकम बुक कर दी तो वो किसी की भी नहीं सुनता, या अगर बैंक ने कोई इनकम बुक कर दी, फिर मुझे पता चला कि यार ये तो एनपीए हो गया, जैसे कि मैंने रवि को पैसे दे दिए। अब रवि को पैसे दिए, रवि का जो इंटरेस्ट इनकम है ना, दैट आई हैव बुक्ड इट एज माय ओन इनकम, बट देन आई रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, ये असेट तो एनपीए हो गया। स्टार्टिंग से थोड़ी मुझे पता रहेगा कि यार ये एनपीए होगा कि नहीं, बट अब मुझे पता चला ये एनपीए हो गया। अगर ये अब एनपीए हो चुका है तो मैं क्या करूंगी, मैंने जो इनकम बुक किया है ना उसको रिवर्स करूंगी, दैट इज नोन एज रिवर्सल ऑफ इनकम। If the income recognized on accrual basis and the advance later was declared as NPA, then the bank should reverse that income. समझ में आया? पक्का? यस। अभी इसके बजाय यहाँ पे मुझे ये देखिए, कार्तिक एवरी डे 8 PM ऑन यूट्यूब। यस, कार्तिक इट इज एवरी डे 8 PM। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैंने कोई इनकम रॉन्गली बुक कर ली, अगर मैंने कोई भी इनकम रॉन्गली बुक कर ली है तो हम क्या करेंगे? अगर इनकम रॉन्ग बुक कर लिए तो बस बचपन में वही तो सीखा था, रिवर्सल। बस ये है तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन, रिवर्सल ऑफ इनकम पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो इसमें 2 मार्क मिलेंगे और ये लिखने में 2 मार्क मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, अगर जिस असेट पे अप्रूवल के बेसिस पे हमने इनकम बुक कर दी है वो इनकम एनपीए हो जाती है, वो असेट एनपीए हो जाता है, तो इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा। दूसरा कहता है अगर कुछ चीजें रॉन्गली रिकॉग्नाइज हुई है हमसे, फिर उसको भी रेक्टिफाई करने के लिए उसको रिवर्स करना पड़ेगा। The bank has wrongly recognized the income, then the bank should reverse such income or make a provision. समझ में आ गया? पक्का? Sure? Done? Okay. So that was something which we did it along with this part. अब आगे बढ़ते हैं with the next very easy points. ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। अब तक के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने डिपॉजिट्स और एडवांसेस को देखा। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि रेवेन्यू आइटम्स का कैसे ऑडिट करें। अभी रेवेन्यू आइटम्स में 2 चीजें होती है बच्चों, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम्स में हमारी मेन इनकम होती है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बिल्स डिस्काउंटेड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, तो ये सारी इनकम हमारी मेन इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट्स, CRR, इंटरबैंक लोन, एनी अदर इनकम। अदर इनकम में क्या होता है, कमीशन, ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी हमारी अदर एंसिलरी, डिविडेंड मिल गया, ये सारी हमारी अदर एंसिलरी इनकम्स होती हैं। कमीशन, ब्रोकरेज, रिन्यूअल, रेफरल इनकम, डिविडेंड, लॉकर्स पे रेंट, ये सब हमारी अदर इनकम होती है। तो क्या मैम, तो करें क्या? अब हमको देखना है कि हमारा ऑडिट अप्रोच क्या होना चाहिए। हम हमेशा इस पे फोकस करेंगे कि जो भी इनकम है दैट इज अप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट पीरियड। रीजनेबल एश्योरेंस दैट द इनकम इज रिकॉर्डेड, ये देखो, और उस फ्रॉम द ट्रांजैक्शन फॉर द रेलेवेंट पीरियड, ये देखो, दे आर कैलकुलेटेड अप्रोप्रिएटली एंड रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्ली। सो यहाँ पे कौन से असर्शन आ रहा है, यहाँ पे असर्शन आ रहा है कट ऑफ, एक्यूरेसी, and last
क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो व्हाट इट इज, इट सेज कि जब भी हम इनकम को चेकिंग करें, हमको ये तीन पैरामीटर्स देखना है कि द इनकम इज रिकॉर्डेड फॉर द सेम पीरियड, सेकंड इट इज कैलकुलेटेड अप्रोप्रिएटली एंड इट इज क्लासिफाइड डिस्क्लोज्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक है, इट इज सीएसी। इसके बाद जो भी इनकम रिकॉग्नाइज हुई है वो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से ही रिकॉग्नाइज होनी है, ठीक है, अप्रूवल बेसिस पे ही हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ना कि कैश के बेसिस पे। कैश बेसिस में सिर्फ एक ही इनकम रिकॉग्नाइज होती है जो कि होती है एनपीए। अप्रूवल अगर डाउटफुल है तो फिर उसको कैश बेसिस पे करेंगे। Income should be booked on receipt basis in respect of NPA, and if at all there exists any uncertainty on ultimate collections of the income, अगर मुझे लगता है कि NPA तो नहीं है बट शायद फिर भी पैसा मिलेगा नहीं, अगर ऐसा कोई केस है तो इन दोनों केस में हम NPA को या फिर अनसर्टेनिटी है वहां पे इनकम को कैश बेसिस पे, रिसीट बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे। वहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए कैश, कैश बेसिस। यस, ये वाला पॉइंट बच्चा लोग देखो ना, आपको कहीं पे सुना सुना पढ़ा पढ़ा सा पॉइंट लग रहा है। ऑन एडवांसेस, जो भी हम लोग ने एडवांसेस, बैंक ने अगर कोई एडवांसेस दे के रखा है अगेंस्ट किसान विकास पत्र एनएससी आईवीपी, तो हमको ये देखना है कि एडिक्वेट मार्जिन है क्या। अगर एडिक्वेट मार्जिन है तो उसको एनपीए डिक्लेयर मत कीजिए, अगर एडिक्वेट मार्जिन नहीं है तो उसको एनपीए डिक्लेयर कीजिए, इन कैश बेसिस पे अमाउंट रिकॉग्नाइज कीजिए। ये मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ पॉइंट है, फिर से एक बार पढ़ो, मैं फिर से आपको पूछने वाली हूँ क्या है। पॉइंट नंबर एफ पढ़िए आप। गर्वित यस, AS9 कहता है कि wherein you can make a provision instead of reversal, so even we set the same stability or make a provision, ठीक है, you reverse it, you reverse it or make a provision, ठीक है। Yes, Bhushak very appropriately identified. ये मैंने आपको एनपीए की क्लास में पढ़ाया था, जब भी मैंने आपको एनपीए पढ़ाया था तभी मैंने ये चीज आपको पढ़वाई। ये देखिए यहाँ एडवांसेस अगेंस्ट द टर्म डिपॉजिट्स केवीपी आईवीपी, it shall not be treated as NPA when the adequate margins are being available. याद आ रहा है? Yes, part 4 में। Yes, very nice actually. Prabhun, yes, very, hello, very good evening. Okay, next. जब भी जिस साल में बिल्स डिस्काउंट हुए हैं, अगर वो मिड ऑफ द ईयर है, कुछ पोर्शन इस साल में है कुछ पोर्शन अगले साल में है, तो हमको ये दोनों ही टाइम पीरियड के हिसाब से उसको अपोर्शन करना रहेगा। दैट इज द नेक्स्ट वन। इनकम के लिए वो लोग कहते हैं कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर परचेज एट द क्लोज ऑफ द ईयर एंड, डिस्काउंट जो भी मिल रहा है हमको दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएटली अपोर्शनड बिटवीन द 2 years। अगर ये मार्च और अप्रैल में कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज
डिस्काउंट किया है तो इसका जो डिस्काउंटिंग अमाउंट है ना वो दोनों ही पीरियड में अपोर्शन होगा। नेक्स्ट, द ऑडिटर मस्ट टेस्ट चेक द फीस द कमीशन। टेस्ट चेक का मतलब क्या? बिकॉज बैंक इतना बड़ा वॉल्यूमिनस बिजनेस लेकर के बैठा है, आप टेस्टिंग के बेसिस पे, सैंपल के बेसिस पे इसकी फीस और कमीशन वगैरह चेक कर लीजिए। समझा है? पक्का? श्योर? कार्तिक, यस यस, पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है हमने। हमारी प्लेलिस्ट का नाम है सुपर क्रैश कोर्स। आप यही चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको मिल जाएगी सुपर क्रैश कोर्स। 29 लेक्चर्स है इसमें, आज 29th लेक्चर है एंड ये पूरा ही आपका मैसिव सिलेबस कंप्लीट किया है इन द क्रैश कोर्स। आपको सारे ही रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे बेटा। यस, चलो और आगे बढ़ते हैं। रिवर्सल मैंने आपको पहले बताया, ये मिसलेनियस टॉपिक है। लीज है तो AS 19 के हिसाब से रिकॉर्डिंग करेंगे। आउट फाइनेंस है तो रिसीट बेसिस के हिसाब से उसको चेक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो उसको नेट ऑफ करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से नेट ऑफ करके उसको बुक करेंगे। सेल है तो जैसे आप अकाउंट्स में करते हैं वैसे ही करेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो पीएनएल में लिया जाएगा। रिवैल्यूएशन ऑन इन्वेस्टमेंट है तो RBI गाइडलाइंस के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। मेकिंग सेंस? पेन थोड़ा अटक रही है आई थिंक। यस, ठीक है। कल से क्या चालू करेंगे? कल से हम चालू करने वाले हैं महासंग्राम। महासंग्राम इज द कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज, एपिसोड नंबर 1 कल से। इसका ट्रेलर मैंने आपको प्रीवियस क्लास सैटरडे में दे दिया था, इसका ट्रेलर मैंने आपको वहां दिया था। कल से एक्चुअली लीडरशिप बोर्ड के साथ एक गेम वाली फीलिंग के साथ मैक्सिमम MCQ सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब मेरा टारगेट होगा आपको ये 30 में से 30 नंबर दिलाना। ठीक है, सो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं महासंग्राम। यस कार्तिक, ओके। देखिए तो क्या क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाउ टू ऑडिट इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहली बात की इनकम्स, एडवांसेस, इंटरेस्ट, इन सब के बारे में। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये समझो। बैंक के एक्सपेंसेस के केस में हमारे पास मेजरली आउट ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, जहां पे आपको लगता है कि ये बियॉन्ड द लिमिट चला गया है, आपको अब फाइनेंस नहीं मिलने वाला, रिटर्न नहीं मिलने वाला, तो इसकी इनकम आप अप्रूवल के बजाय कैश पे रिकॉग्नाइज करते हैं, रिसीट बेसिस पे। आउट फाइनेंस, ऑन टेक फाइनेंस जिसको हम लोग कहते हैं, रिसीट बेसिस। ठीक है मैम, MCQ में पोल होगा क्या? हाँ जी रवि, पोल होगा, पोल, जहाँ पे आपका नाम आपके स्कोर के साथ लीडरशिप बोर्ड में हम खेलने वाले हैं कल से। ओके, तो कल 8 बजे मुझसे मिलना ना भूलिएगा फॉर महासंग्राम। बस अभी कुछ ही समय में वील बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर and then I'll be discussing more about how to go ahead with the planning of the exams. ठीक है? Yes, चल अभी एक्सपेंसेस में ये जो यस ओके चल। अब एक्सपेंसेस के केस में समझिए बच्चों, एक्सपेंसेस के केस में एक्सपेंसेस भी विल बाइफरकेट इनटू 3 पार्ट्स। वन इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस। हम जो किसी को देते हैं, जैसे कि मैंने मेरा पैसा कोई बैंक में लगाया है, मुझे बैंक इंटरेस्ट देता है, मेरे लिए वो इनकम है, बट बैंक के लिए वो एक्सपेंस है। दैट इज अ फर्स्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर बैंक। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे कि सैलरी, रेंट, वेजेस, ये सब कुछ, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जिसको हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। एंड लास्ट, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, जहाँ पे इवन बैंक टेक्स स्टेप्स फॉर मार्किंग अप प्रोविजंस फॉर स्टेटिंग एनी कंटिजेंसी अमाउंट इन द P&L डेबिट साइड। तो वो आता है तीसरा पार्ट। ठीक है, बैंक के लिए एक्सपेंसेस। यस, सो व्हाट इज बैंक के एक्सपेंसेस? इंटरेस्ट एक्सपेंस,
मेन एक्सपेंस ये होता है। सेकंड इज ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड तीसरा इज अदर। एनपीए के नाम पे हम लोग जो भी प्रोविजंस करते हैं, कंटिजेंसीज बुक करते हैं, वो सब प्रोविजंस ऑन एनपीए, प्रोविजंस फॉर टैक्स, कंटिजेंसी, डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सभी का प्रोविजंस। ऑडिट अप्रोच, कैसे हमें ऑडिट करना है इन एक्सपेंसेस का, ये चेक कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी वाला पॉइंट। डी वाला पॉइंट जब आएगा तब मैं आपको बोलूंगी बी अलर्ट, अवेक, अटेंटिव। फिलहाल के लिए पॉइंट नंबर 1 हम ये देखेंगे कि जो भी खर्चा है ना वो रीजनेबल है। हाँ, इतना तो होना चाहिए, दैट इज रीजनेबल। आटलू तो चाले, दैट इज रीजनेबल। नेक्स्ट, द ऑडिटर शुड एनालाइज द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। आप एनालाइज करो कि वेदर दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस इज नीडेड, whether this amount of expenses is okay. That is your analytics. You compare it with the previous year of same size, you compare it with other banks wherein you apply the analytics. उसके बाद you should obtain the general ledger. Basically general ledger apply करके क्रॉस बैलेंसेस चेक कर लीजिए। जैसे आपके पास होता है ट्रायल बैलेंस, वैसे ही बैंक या फिर बहुत सारी कंपनीज में बनाती है जनरल लेजर। इट इज अ सिंगल लेजर जिसमें सारे के सारे खर्चे पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो वो जनरल लेजर ऑब्टेन कर लीजिए एंड उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4। फोर नंबर का आता है बिल्कुल पॉइंट नंबर 4। पॉइंट डी क्या कहता है? द ऑडिटर ऑन टेस्ट बेसिस वेरीफाई द वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये देखो क्या है, Karthik, no, it is not journal, it is general, ठीक है, जनरल लेजर। या अब जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरेस्ट आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस है, तो उसको वेरीफाई करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। अब क्या करेंगे बेसिकली, अगर हमको बोला है इंटरेस्ट को वेरीफाई कीजिए, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, उसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं। देखिए, कौन सा कलर सिलेक्ट करें? ब्राउन। Yes, okay. Interest should be provided on all the deposits up to the date of balance sheet. सबसे पहला पॉइंट ये वेरीफाई करो कि जो इंटरेस्ट है दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड फॉर ऑल द डिपॉजिट्स, फर्स्ट। सेकंड, जो रेट है दे आर इन अकॉर्डेंस विद बैंक्स इंटरनल रेगुलेशन। बैंक को जिस रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करना है उस रेगुलेशन के हिसाब से ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ। नेक्स्ट, अब ये चेक कर लीजिए फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको एग्जामिन कर लीजिए, दैट इज एज पर द आरबीआई, दैट इज एज पर द बैंक नॉर्म्स और द रेट मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से है या नहीं। एफडी, अगर आपने आपके पेरेंट्स को एफडी में पैसे डिपॉजिट करते हुए देखा हो तो एफडी सर्टिफिकेट मिलता है। इस एफडी सर्टिफिकेट में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता है, 6%, 7%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि एफडी पे जो इंटरेस्ट दिया है ना वो उसी रेट पे तो दिया है ना, ठीक है। नेक्स्ट, तो 3 पॉइंट पड़े। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ऑल द डिपॉजिट्स, सेकंड द रेट्स आर एज पर द बैंकिंग इंटरनल रेगुलेशन, थर्ड कहता है जो एफडी पे रेट है दैट इज एज पर द रेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट, फोर्थ interest on savings account should be as per the rules framed by the bank. Next point, fifth, interest on inter-branch balances should be as per the head office order. Head office ने जो बोला उस हिसाब से इंटरेस्ट लगाया, बिकॉज ये इंटर ब्रांच है ना, मुंबई ब्रांच ने गुजरात ब्रांच को पैसे दिए, हेड ऑफिस जैसा बोला उस हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू should be appropriately estimated and should be provided for. समझा है पक्का? सो कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों? 6 पॉइंट्स। फर्स्ट वाला ऑल डिपॉजिट्स, सेकंड वाला फिक्स नहीं ये रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स अग्रीमेंट, फिर थर्ड वाला फिक्स डिपॉजिट, फोर्थ वाला सेविंग्स, फिफ्थ
इंटर ब्रांच 6 एस्टिमेशन कि अगर कोई प्रोविजन करना है ओवर ड्यू अमाउंट पे तो अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड कर दें। समझा है? पक्का? श्योर? चलो मेरे साथ साथ पहले ये बाय हार्ट करो, उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो हम नहीं आगे बढ़ेंगे। चलो आई एम गिविंग यू मिनट्स टाइम, फिलहाल पहले सब कुछ पहले बाय हार्ट कीजिए, ये 6 के 6 पॉइंट, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट। 6 पॉइंट्स मेंशन कीजिए कि हाउ विल यू वेरीफाई इंटरेस्ट। People do like the video, do subscribe to the channel. Yes, Karthik, Ravi, Yeju. I hope I'm pronouncing it appropriately. Yeju, Sakshi, Prabul, Bhushan, Lavi, Neelam. Yes, done. आगे बढ़े। सबसे पहला ओवर डिपॉजिट्स, फिर उसके बाद रेट्स, उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे रेट, उसके बाद सेविंग्स पे रेट, इंटर ब्रांच लोन पे रेट, एस्टिमेशन बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इनमेच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर और ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट्स। सिक्स्थ वाला, ओके, व्हाट इट इज, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू और मैच्योर टर्म डिपॉजिट। ओवरड्यू डिपॉजिट हो चुका है एंड ओवरड्यू डिपॉजिट्स पे हम अभी एस्टिमेशन के बेसिस पे अमाउंट बुक करेंगे। सी फॉर एग्जांपल, यू हैव डिपॉजिटेड योर अमाउंट विद द बैंक, ये मैच्योर हो रहा था ऑन 10th ऑफ दिसंबर, आपने अब तक ये पैसा विड्रॉ नहीं करवाया है, आपका ये पैसा ओवरड्यू मेरे पास पड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू मैच्योर्ड टर्म डिपॉजिट्स। उसको एस्टिमेट करूंगी मैं कि यार ये रवि तो पैसे ही नहीं लेके जा रहा है, रवि नहीं, किसका क्वेश्चन है, कार्तिक, ये कार्तिक तो पैसे ही नहीं लेके जा रहा है, उसको एस्टिमेट करके उसका प्रोविजन किया और 3 महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसको, उसका प्रोविजन कर रखना है। समझ में आ गया? यस, अच्छा योगित, ओके। The last point, ये देखिए क्या बात करता है। The last point talks about prior period items, the disclosures of prior period items. वो कहता है कि अगर कोई prior period items है तो उसको specifically अलग से disclose करें। साक्षी, yes, very nice. There is no specific disclosure prescribed in Form B under third schedule. What is Form B, third schedule? पता है बच्चों, मैंने previous class में section 29 पढ़ाया हुआ है आपको, section 29, उसमें मैंने आपको पढ़ा था फॉर्म ए, फॉर्म बी। तो देयर इज नो सेपरेट डिस्क्लोजर्स विद रिगार्ड्स टू प्रायर पीरियड आइटम्स, बट वो कहते हैं डिस्क्लोजर है या नहीं है, आपको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोजर करना रहेगा व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। तुषार, यस, वेरी गुड इवनिंग। समझा है बच्चों? पक्का? श्योर? क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? इनकम स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंसेस पढ़े, एक्सपेंसेस में 3 मेजर एक्सपेंसेस पढ़े, इंटरेस्ट, ऑपरेशनल एंड अदर्स। इंटरेस्ट को कैसे वेरीफाई करने के लिए 6 पॉइंट्स पढ़े। डिस्क्लोजर्स के लिए वो लोग कहते हैं कोई सेपरेट डिस्क्लोजर्स दिया नहीं है फॉर्म बी में, बट आपको अप्रोप्रिएटली उस चीज को डिस्क्लोज करना है। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ फर्स्ट पेज पे। यस, तो क्या क्या पढ़ लिया? एडवांसेस पढ़ लिया, ड्राइंग फाइल का कैलकुलेशन पढ़ लिया। ड्राइंग फाइल की कैलकुलेशन में कितने पॉइंट्स है बच्चों?
7 पॉइंट से 7। ऑडिट ऑफ एडवांसेस में कितने पॉइंट्स है? 3। ऐसे किस चीज का ऑब्टेन करना है, कैसे ऑब्टेन करना है? इंटरनल कंट्रोल ऑन एडवांसेस। फिर ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स में क्या क्या पढ़ा? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम में दो ब्रॉडर सेंस थे, मेन इनकम्स एंड अदर्स। यहाँ पे 3 थे, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग एंड प्रोविजंस। मैम एमसीक्यू अनअकैडमी ऐप पे होंगे या यूट्यूब पे होंगे? बेसिकली बच्चा रवि, एमसीक्यू जो है कल महासंग्राम यूट्यूब पे होने वाला है, ऐप पे नहीं होने वाला। So as promised, I have completed this promise कि Monday 8 PM we will be completing this chapter, and after completing the PPI wala point, yes, after completing this PPI wala point, we have completed the whole chapter of bank audit, and this is happy ending not only of bank audit bachcho, but this is happy ending of our crash course also. I personally enjoyed a lot taking this crash course with you all. But so if at all you are new to the class, I would suggest you to see all the previous classes which are available on YouTube, as well as to go through the application. Basically मुझे follow कर लीजिए Unacademy app पे, मुझे follow कर लीजिए Insta पे, so that whenever I am posting any new special class, you are updated. And secondly, मैंने special class पे कुछ important से topic मैं आपको बोल देती हूँ. Audit under automated environment. The most important chapter which is always left by the students, बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्पेशल क्लास में ये मेंशन किया है, which is again complimentary for you all. I strongly suggest आप एक बार ये चीज़ को देखिए. Unacademy ऐप पे ये वाला क्लास हमारा देख लीजिएगा. And secondly, Unacademy ऐप पे हम कर रहे हैं लाइव बट वर्चुअल टेस्ट सीरीज, जहाँ पे बच्चे खुद मेरे सामने बैठ करके शिद्दत से टेस्ट लिखते हैं, एंड आई पॉलिश देम विद रिस्पेक्ट टू द राइटिंग स्किल्स, विद रिस्पेक्ट टू द jargons used in this audit, with respect to the technicalities and conceptual clarity of the question. So that is the new series which is going on the application. Live, virtual. Live, virtual, test. So ये दोनों ही क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है फॉर एवरी स्टूडेंट whoever is new to the class. बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका लाभ उठा लिया है ऑलरेडी. If at all you are new to the sessions or the series which I conduct, every time I come up with something new. हमने कई बार ऑडिट सार के साथ साथ ऑडिट के सवाल भी पढ़ लिए, तो ऑडिट सार उसके बाद आपको पढ़ना होता है ऑडिट के सवाल, एंड उसके साथ साथ ये सारा टेस्ट, इसके साथ साथ एमसीक्यूज, ये सभी कुछ हमारा चल रहा है. कल से मेरे फिर से यूट्यूब पे नई सीरीज चालू हो रही है, दैट इज महासंग्राम. दिस इज द gentle reminder for everyone. Keep your session free, keep your time free for preparation of audit MCQs. कल से 8 बजे, ठीक है बच्चों. एंड हाँ जी, ऑलरेडी आपने मुझे थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी किया था with respect to the last day revision plans. That also I am planning, because दिवाली की छुट्टियों में आपको ऐसी थोड़ी वेकेशन दे देंगे, कुछ तो काम करवाएंगे. So दिवाली की छुट्टियों में I am also planning the last day revision course with you. ठीक है बच्चों. Yes, and don't forget to like the video, to subscribe to the channel, and to comment below that how my efforts are adding to your preparation, how our teaching is really making it easy for you, because
I really want to inform you all that your appreciation is the only motivation for us, which actually urge every teacher in the same platform to do more and more for you all. So this is a dedicated channel for group 2. I taking the lead of CA Intermediate paper 6 auditing as well as CA final paper 3 advanced auditing and professional ethics. I really want to make it very clear कि ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी सब्जेक्ट है बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो आपकी जर्नी ऑडिटिंग की सेफ हैंड्स में है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। ये सारे सेशंस देखते रहिएगा। मैं मिलूंगी कल आपसे 8 बजे। यू ऑल कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड। एंड हाँ, ऑडिट सार ये कोड अप्लाई करना ना भूलेगा। मेरे कोई भी प्लस मेरे क्या ये चैनल पे ये प्लेटफॉर्म पे कोई भी कोर्स लेते समय ऑडिट सार ये कोड अप्लाई करना ना भूलेगा, बिकॉज दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग यू बैक, बिकॉज ऑडिट सार ही लगाएगी आपकी सीए की जर्नी की नैया पार। दिस इज सीए खुशबू संघवी साइनिंग ऑफ। यू ऑल बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। Yes. Yes, कार्तिक, 3 साल बाद मौका मिला है, ग्रैब अप